हेलो प्यारे मित्रों, स्टडीपुर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज फिर से आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन जो कि क्लास 9th के हिसाब से एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, संपूर्ण किताब में से मैंने ये प्रश्न को छांट कर और आपके लिए इकट्ठा किए हैं। चलिए इन पर एक एक क्वेश्चनों पर सॉल्यूशंस के सहित इनका हल हम देखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ मित्रों, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। देखिए, जब भी ऐसे आते हैं तो इनको हल करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि इनके हरों को क्या कर दो, पहले बराबर कर दो, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 में 1 जोड़िए 6, तो इसके अंश और हर को 6 से गुणा कर दो। 3/5 है, इसके भी अंश और हर को पूरे मतलब भिन्न को 6 से क्या कर दो, 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे भिन्न को, या अंश को भी 6 से गुणा कर दो और हर को भी किससे गुणा कर दो, 6 से। इसी प्रकार 4/5 है, इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो या अंश और हर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरफ हो जाएगा 6 चौका 24 और 5 है 30, और इनके बीच में 5 परिमेय संख्या हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। मित्रों, आप इसमें ये कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि इसके अनंत आंसर आ सकते हैं। हो सकता है आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 से किया हो, किसी भी से भी गुणा कर सकते हैं और आंसर इनके मध्य वाले आंसर निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही जो उत्तरमाला है उसमें आंसर हो, क्योंकि इसके 3/5 और 4/5 के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे कि 0.4 और 7 पे बार है को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए एक प्रोसेस है, और सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए इसको x के बराबर मान लेते हैं। 7 का बार मतलब ये हो गया 0.4777 डॉट डॉट डॉट। इसका अर्थ ये ही हुआ, हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। मतलब अब ये ध्यान रखना है कि हमें दशमलव के बाद है उनके अंकों को समान करते हुए घटाना है और उनको फिर से इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो मैं इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को एक बार 10 से गुणा करता हूं, और जैसे ही मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो LHS में आ जाएगा 10x, और RHS में इसको जब 10 से गुणा करूंगा, 10 से गुणा किया तो यह आ गया 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 777 आ रहा है, तो एक बार ऐसे ही दोबारा प्रयास करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद सेम अंकों को लाएंगे। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं पुनः जो समीकरण 1 है पहले 10 से किया था, इस बार 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जैसे ही मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम देखते हैं कि x है वो 100 से मल्टीप्लाई होने पर 100x आएगा, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई जब होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100x बराबर 47.7777। इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये देखते हैं मित्रों कि इक्वेशन 2 और 3, इसमें दशमलव के बाद 7777777 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन
3 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे और इस स्थिति में LHS में से LHS जाता है और RHS जो है अपना उसमें से RHS घट जाता है। उसमें से क्या होगा मित्रों, RHS से घट जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। और इस स्थिति में हम जानते हैं जब 100 में से 10 गए तो ये 90x बचा और ये दशमलव से दशमलव निरस्त होकर 47 में से 4 गए तो 43 बचा और यहाँ से x का मान आया 43/90। ये हमारे किसको 0.4777 है उसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया है। तो आप भी इस तरह इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको कर सकते हो, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा मित्रों कि दशमलव के बाद जो अंक है वो समान होने चाहिए। एक बार इसको उतारिए फिर आगे देखते हैं। और अब आगे चलते हैं मित्रों। आगे है 1/2 प्लस √3 है, इसके हर का परिमेयकरण करना है। और हर का परिमेयकरण कब किया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना मित्रों, जब भी अंडर आ जाता है, हर में क्या आ जाता है, अंडर की संख्या आ जाती है तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। चलिए देखते हैं। पहले है 2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 और इसका जब भी हम परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करते समय चिन्ह को बदलते हुए, इनके मध्य जो चिन्ह लगता है उसको बदलते हुए इसका परिमेयकरण करते हैं। बदलते हुए इसको अंश और हर में क्या करेंगे मित्रों, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना नीचे एक ही सूत्र बनेगा और वो बनेगा a+b और a-b। ऊपर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को √3 से किया 3 और नीचे एक सूत्र बन गया a+b और a-b। और a+b a-b होता है मित्रों a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, जो कि 2 माइनस √3/1, मतलब 2 माइनस √3 आपका फाइनल आंसर आए। परिमेयकरण करने के लिए इस बात का रखना, परिमेयकरण जब भी किया जाता है जब हर में क्या आ जाए, √ की संख्या। अगर एक संख्या आ रही है तो उसको डायरेक्ट अंश और हर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन वो ही प्लस और माइनस आ जाता है, उनके बीच में चिन्हों का प्रयोग होता है तो उनमें चिन्हों को बदलते हुए इनका प्रयोग करते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना, नीचे हमेशा a+b और a-b मतलब a² - b² का ही प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे है सरल करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए छोटे छोटे और इनको हम देखेंगे, इनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है 2⁻2/3 और 2⁻1/3। तो हम घातांक नियम जानते हैं और घातांक नियम ये होते हैं, यदि संख्या गुणा में है और उनके आधार समान हैं तो घातें उनकी जुड़ जाती हैं। तो उनकी घातें क्या हो जाती है मित्रों, जुड़ जाती हैं, ऐसा हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर आधार है वो 2 है और संख्या गुणा में है तो उनकी जो घातें हैं वो भी क्या हो जाएंगी मित्रों, जुड़ जाएंगी। और इस स्थिति में हमें जो यहाँ पर चूंकि ये भिन्नों में है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे मित्रों, यहाँ पर हम लेंगे इनका एलसीएम और एलसीएम लेते हुए इनको हल करेंगे और हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2⁻3/3 और 2⁻1 और 2⁻1 का मतलब कितना होगा, 2। किसी की घात 1 हो तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 2 प्राप्त होगा। इसका ही दूसरा जो प्रश्न है वो है 3⁻5/4। तो
तो हम ये जानते हैं यदि a बटे b की पावर x है तो ये पावर a पर भी जाएगी और ये पावर b पर भी जाएगी। और इस स्थिति में 1/3 की घात जब 5 है और उसकी घात 4 है, इसका अर्थ है ये 1 की घात भी 4 है और ये 5 की घात भी क्या है मित्रों, 4 है। फिर एक नियम पढ़ते हैं कि 1 की घात कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 रहता है और घात पे अगर घात आती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब ये आ गया 1/3 की घात 20। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर एक नियम जो लगाया था वो लगाया था यदि a पावर x और उस पर भी पावर y हो तो ये गुणा हो जाती है और a की पावर अगर कुछ भी हो तो वो हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। इन नियमों को, इन सूत्रों की सहायता से हमने यहाँ पर इनके मान ज्ञात किए हैं। अब आगे तो देखते हैं और आगे देखेंगे। आगे कह रहा है अब बहुपद से आ गया है, घातांक बहुपद से आ गया है बीजगणित से, और यहाँ पर कह रहा है x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 है और प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं बहुपद की जो घात होती है वो अगर किसी समीकरण या बहुपद में जो अधिकतम जो घात होती है वही उस समीकरण या बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। और इस जो प्रश्न है इसमें x की घात 5 है जो कि अधिकतम है, इसलिए ये इसकी घात है वो 5 होगी। कितना होगा, 5 होगी। ये 5 घात वाला बहुपद होगा। इसी प्रकार ये जो समीकरण है इसमें y की घात 8 है जो कि अधिकतम है, इसलिए ये 8 घात वाला बहुपद होगा मित्र। लेकिन इसमें ही 2 दे रखा है और ये ध्यान रखना ये जो भी घात देखते हैं ये चर राशियों की देखते हैं। यहाँ पर 2 है, अचर राशि है, तो इसको अगर लिखने का तरीका है तो वो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा x की घात 0, मतलब x की घात कितनी आ रही है, 0 है। इसका मतलब है ये शून्य घात वाला बहुपद है, शून्य घात वाला बहुपद है मित्रों। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं और आगे है px बराबर 3x प्लस 1, जहां x बराबर माइनस का 1/3। सत्यापित कीजिए कि संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। शून्यक क्या होते हैं कि यदि कोई चर राशि है उसका मान दिया हुआ है और उस बहुपद या समीकरण में हम उसका मान रख दे तो वह शून्य आ रहा है या नहीं, वही शून्यक होते हैं। मतलब उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। और हम देखेंगे यहाँ पर जो x का मान है इसको हम इस बहुपद में जब रखेंगे, पुट करेंगे, तो अगर इसका मान शून्य आएगा तो इसका अर्थ है कि ये शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो p और x का मान कितना है मित्रों, x का मान माइनस का 1/3 है। तो देखो 3 और x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 1/3 और प्लस में 1। 3 से 3 कट गया, मतलब ये आ गया माइनस का 1 और ये आ गया प्लस का 1 और इससे कट गया। मतलब फाइनल जो आंसर आया वो 0 है और 0 है। तो इसका मतलब है ये सत्यापित करवा रहा है कि संगत बहुपद शून्यक है या नहीं है। तो ये शून्यक है। ये क्या है मित्रों, शून्यक है। इसे जो भी मान है उसको पुट करो, पुट करने पर अगर उसका मान शून्य आ रहा है मतलब ये इसका एक बहुपद है। आगे देखते हैं और आगे है कि x माइनस 1 जो कि एक बहुपद है 4x³ प्लस 3x² माइनस का 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मित्रों ये गुणनखंड है तो मतलब इससे प्राप्त जो x का मान है वो एक शून्यक है, वो एक क्या होगा, शून्यक होगा। और यहाँ से जो x का मान है वो कितना आया, 1 आया। और 1 को हम इस समीकरण में जैसे ही रखेंगे तो शून्यक हम जानते हैं मान क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर है। तो यहाँ पर x बराबर 1 है, यह एक क्या है, शून्यक है। ये क्या है,
शून्यक है, और शून्यक है तो जैसे ही हम जैसे p और x की जगह क्या रखेंगे 1, और ये शून्यक कह रहा है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, x की जगह 3, x की जगह 1 रखा, माइनस का 4 प्लस के, और बराबर में क्या रखेंगे मित्रों 0 रखेंगे। 0 क्यों रखा? क्योंकि ये इसका शून्यक है, और हम जानते हैं जो शून्यक होते हैं वो बहुपद को क्या करते हैं 0 ला देते हैं, मतलब बहुपद का मान शून्य कर देते हैं, इसलिए हमने इसका मान शून्य रखा है। 1 की घात कुछ भी हो हमेशा उसका मान 1 ही रहता है। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 प्लस के, और बराबर में 0, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस का 4 प्लस के बराबर 0। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 3, और के की वैल्यू जैसे ही माइनस 3 आई तो हमने ज्ञात कर दिया कि के का मान क्या होगा। क्योंकि के का मान अगर जैसे माइनस 3 रखेंगे तो ये प्लस और माइनस ये भी कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, मतलब के की जो अंतिम वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 3। फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों माइनस का 3 आएगा। इसको एक बार देखिए, अब आगे देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 8, और इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड जो ज्ञात करने हैं वो है 12x² माइनस का 7x प्लस 1। चूंकि ये मित्रों द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद है उसका जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और यहाँ पर भी गुणनखंड ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात नहीं करना, गुणनखंड ज्ञात करना है तो ax² प्लस bx प्लस c होगा। अब हमेशा इस 7x मतलब bx के b के टुकड़े किए जाते हैं मित्रों, तो अपन 12x² को भी ऐसे कैसे रख लेंगे माइनस, अभी थोड़ी देर इसको छोड़िए, और प्लस 1, और इस x को भी ऐसे कैसे रख देंगे, केवल टुकड़े करेंगे तो हम 7 के करेंगे, और 7 के जो टुकड़े हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो 7, लेकिन गुणा करें तो कितना आ जाए मित्रों 12 एकम 12, ए गुणा सी करेंगे तो 12 एकम 12 आ जाने चाहिए। तो हम जानते हैं कि 4 तिया 12, और 4 में 3 जोड़ने पर 7 होते हैं, 4 में 3 जोड़ने पर कितने होंगे 7, और 4 तिया कितने हो जाएंगे 12, और जब इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12x², ये माइनस अंदर के जो चिन्ह है उनको बदल देगा, और साथ में x की गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। और इस स्थिति में हम इनका इस प्रकार पेयर बनाते हैं 2 2 का, और इसमें से जो भी कॉमन आते हैं उसको लेते हैं। ये 4x कॉमन आया, और 4x कॉमन आते ही ये आ जाएगा 3x, माइनस 4x से 4x कट गया 1। यहाँ पर 3x प्लस का है और इस साइड माइनस का है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे मित्रों -1, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन जब भी लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। उत्तर की जांच करने का तरीका ये है कि जो दोनों ब्रैकेट है वो समान होने चाहिए, और यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए तो ये हो जाएगा 3x - 1 और ये हो जाएगा 4x - 1, जो कि आपके गुणनखंड प्राप्त होंगे। बिल्कुल सिंपल है इसको करने का तरीका, और ये इंपॉर्टेंट भी है मित्रों, इसको अच्छे से आप देखना क्योंकि ये 10th क्लास में भी काफी काम आएगा। 10th क्लास है उसमें भी काफी काम आएगा, तो आपको इसको देखना। ऐसे ही ये आ गया एक त्रिघात का समीकरण, और त्रिघात के जो समीकरण हैं उसको करने के लिए उसमें से पहले कुछ कॉमन वगैरह देखते हैं, अन्यथा अभाज्य गुणनखंड मतलब जो अचर राशि है उनके गुणनखंडों के मान रखकर भी हम इनको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इजीली इसमें से ये फॉर्मेट आ गया है, और इस फॉर्मेट में से लगभग कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है x² कॉमन, और जैसे ही x² कॉमन लिया तो ये x - 2, और यहाँ पर से देखो ये प्लस का और ये माइनस का है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये भी x - 2 प्राप्त होगा, तो ब्रैकेट समान है तो x - 2 और साथ में
एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी होगा। ओके, तो आगे देखेंगे x माइनस 2 और ये हो, देखो इस जगह पर एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैं 1 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, ताकि एक फॉर्मेट बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सर्वसमीका होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस जगह भी इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे और सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। तो जो हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार इस प्रश्न को उतारिए मित्रों। अब आगे देखते हैं, और आगे है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखना है, और प्रसारित रूप में लिखने के लिए मित्रों यहाँ पर हम जानते हैं एक फॉर्मूला, एक सर्वसमीका काम आती है, और वो सर्वसमीका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये एक सर्वसमीका होती है, और ये सर्वसमीका है, इसकी सहायता से हम इनको समझेंगे। जहां यहाँ पर a का मान है वो कितना है मित्रों, 3a है, b का मान 4c और c का मान 5c। a बराबर तो क्या ले लेंगे अपन मित्रों, 3a, b बराबर क्या रख देंगे 4b और c बराबर 5c लिख देंगे। इस सर्वसमीका में इनके मान रखेंगे, मान रखकर इनके आंसर निकालेंगे। जैसे सर्वसमीका आ गई, और ये आ गया है अपना सर्वसमीका है, ये आ गई 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। और जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान कितना है मित्रों 3a, और b का मान कितना है 4b प्लस 2bc प्लस 2ac। b का मान 4b और c का मान 5c। यहाँ पर 2a का मान है 3a और c का मान है मित्रों 5c। हम इनको अंततः हल करते हुए चलेंगे, और बताओ 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 16, b स्क्वायर 5 का 25, c स्क्वायर प्लस 4 3 12 दूना 24, ab 520 दूना 40, bc और 5 3 15 दूना 30, ac। यह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सीधा सर्वसमीका है वो इम्पोर्टेंट है, वो आगे जितने भी एग्जाम्स लगेंगे, कंपटीशन हो चाहे 10th स्टैंडर्ड हो, सब में सर्वसमीकाएं काम आती है। और जब तक गणित पढ़ोगे इन सर्वसमीकाओं का पीछा आपका नहीं छूटने वाला है मित्रों। तो इससे अच्छा है इनको रट लो, याद कर लो, समझ लो मित्रों। आगे दे रखा है a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x। यहां पर भी एक सर्वसमीका है, और सर्वसमीका क्या है मित्रों, सर्वसमीका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये एक सर्वसमीका है, और इस सर्वसमीका में ये कह रहा है, चूंकि ये कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसका मान कितना है 0।
तो हम इस सर्व समीकरण में x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, और 0 रखते ही इसका जो आंसर है वो आपके सामने होगा। जीरो रखा और यहाँ पर रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। और इस स्थिति में जीरो को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड। और पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ से एक्स क्यूब, यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। पक्षांतरण करेंगे तो 3xy जेड आ गया, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा ये फाइनल आंसर, ये हमने इसको सिद्ध कर दिया है। एक बार इसको उतारिए और उतार कर आगे हम देखेंगे। तो आगे है कि 102 का होल क्यूब सर्व समीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। अब इस सर्व समीकरण का मान ज्ञात करने में तो इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं, तो हम बीच में लाइन खींच लेते हैं और इन दोनों को हल करते हैं। सर्व समीकरण का उपयोग करना है मित्रों, ऐसे तो हम 102 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका घन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ने कह दिया है सर्व समीकरण का उपयोग करना है। तो सर्व समीकरण है, इसको क्या मैं 100 है, इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 102 को 100 प्लस 2 और इसका क्यूब लगा दिया, तो एक सर्व समीकरण जो हमें दिख रही है वो दिख गई a प्लस बी का होल क्यूब। और मित्रों a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर जो a है उसकी जो वैल्यू है वो 100 हो गई और b की जो वैल्यू है वो 2 हो गई प्लस का, और हम इस वैल्यू को इनमें पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। a है, a की जगह हम 100 रखेंगे, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। a की जगह 100 है मित्रों, 100 रखेंगे और b की जगह 2 रखेंगे, a की जगह 100 और b की जगह। अब हम इसको हल करेंगे 100 का क्यूब, तो जब भी किसी संख्या का क्यूब करते हैं तो जितनी संख्या है उसको 3 बार मल्टीप्लाई, जीरो होते हैं उनको 3 बार गुणा कर देते हैं, 3 गुणा लिख देते हैं। यहाँ पर 2 जीरो है तो उसका 3 गुणा 6 जीरो, और 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है। 2 का क्यूब है वो 8 होता है, 3 दूनी 6 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, उसको इससे वो करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1200। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, देखिए 0 8 0 2 0 6 0 और 1 0 और 1, ये आ जाएगा मित्रों अपना फाइनल आंसर। ये क्या आ जाएगा मित्रों, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। एक 8 0 2 1 6 0, ये फाइनल आंसर है, आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, और आगे है, अच्छा इसमें एक प्रश्न हो रहा है कि ये सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको सत्यापित करना। मित्रों यह एलएचएस है, आरएचएस है, हम इसमें आरएचएस लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, आरएचएस लेंगे, और आरएचएस लेकर इसको हल करेंगे। आरएचएस है और वो है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम हल करते हुए देखते हैं। पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। x है
इसको एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और इसी प्रकार ये वाई है, वाई को भी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से क्या किया मित्रों, मल्टीप्लाई किया। और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। इसको जब इससे किया और इसको इससे करेंगे, तो इसको जब इससे किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इसको इससे करेंगे तो प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम है, बाहर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, अगर माइनस होता तो चिन्ह बदल जाते। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का वाई। अब जो कट रहा है वो काट लो मित्रों, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, और अपना फाइनल आंसर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हो गया मित्रों अपना सिद्ध। इनको उतारिए और इनको उतार कर कीजिए, आप रफ में उतारिए मित्रों, हम इनको आगे भी देखेंगे। अब हम देखते हैं मित्रों मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो हम जानते हैं जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलती है उस उभयनिष्ठ बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु है उसके जो निर्देशांक होते हैं मित्रों वो होते हैं 0 0। क्या होते हैं? 0 0। फिर है एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे, हम जानते हैं एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, अतः x 0 क्या होंगे? x 0। फिर हम एक कार्तीय तल बनाएंगे, और कार्तीय तल है इसमें ये एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ये मूल बिंदु है, इसमें देखो ये भी प्लस का होता है और ये वाई भी क्या होता है? प्लस का। ये एक्स डैश जो भाग होता है ये माइनस का, और जो वाई डैश होता है ये भी क्या होता है? माइनस का। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ चतुर्थांश माना जाता है। तो प्रथम चतुर्थांश है वो प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश है पहले x और फिर y, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस। ये इस प्रकार हम कार्तीय तल में चतुर्थांश को विभाजित करते हैं। अब इसमें देखिए 5 - 2, 5 है वो प्लस का है और -2, तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? 5 है वो तो प्लस का है और -2 मतलब इसमें आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। कौन सा आ जाएगा? चतुर्थ, फोर्थ वाला आ जाएगा। 0 2। अब ये देखिए जब भी 0 आता है तो वो चतुर्थांश में स्थित ना होकर वो किस पे स्थित होगा? अक्ष पर। अगर x का मान 0 आ रहा है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा, और y का मान 0 हो रहा है तो वह x अक्ष पर होगा। यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 2 है, लगभग यहाँ पर होगा, तो ये किस पे आ जाएगा? y अक्ष पर। किस पे आ जाएगा मित्रों? y अक्ष पर। फिर देखिए -3 और -5 ये दोनों हैं वो माइनस के हैं, वो माइनस है मतलब ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे? तृतीय में। और 2 ये दोनों प्लस है, तो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। फिर एक चीज आती है भुज और कोटि। भुज और कोटि, तो हम किसी भी निर्देशांक है उसको जब भी लिखते हैं तो पहले भुज को और फिर कोटि को लिखते हैं। भुज क्या होती है? भुज होती है y अक्ष से दूरी, और कोटि होती है वो होती है x अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी, लेकिन वास्तविकता में ये x का मान होता है, और x अक्ष से दूरी, लेकिन ये वास्तविकता में क्या होता है? y का मान होता है, लेकिन चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। जैसे ये है कि -5 और 2 में भुज का मान क्या है? तो -5 और 2 में भुज का मान प्लस के 5 होंगे, क्योंकि देखो ऐसे अगर देखें तो दूरी है और दूरी है वो हमेशा प्लस में ली जाती है, अतः ये -5 ना होकर क्या आ जाएगा? प्लस का 5 होगा। तो जो भुज है वो हो जाएगा प्लस का 5 फाइनल आंसर। उम्मीद है ये प्रश्न आपके आगे होंगे समझ। आगे कह रहा है चर राशि और अचर राशि को उदाहरण सहित समझाइए। तो चर राशि क्या होते हैं? कि वे राशियां जिनका मान समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होता है, परिवर्तित मान होते हैं। किसके अनुसार? समीकरण के अनुसार। समीकरण के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। समीकरण के मान के अनुसार इनके मान में परिवर्तन होता है, जैसे x, y, z। लेकिन अचर राशि क्या हो जाएगी? जिनका मान नियत रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अचर राशि। जैसे कोई भी संख्या,
2 3 कुछ भी, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। फिर आगे कह रहा है ये कि रैखिक समीकरण से क्या तात्पर्य है। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक घात वाला समीकरण। क्या होता है मित्रों, एक घात वाला समीकरण। क्या हो जाएगा, एक घात वाला समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, वो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। फिर एक समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4 और इसमें 2 है, 0 2 और 4 0 हल है या नहीं है। मतलब x माइनस 2y बराबर 4 दे रखा है और एक मान तो दे रखा है 0 2। अब हम जानते हैं मित्रों कि पहले है वो किसका मान लेते हैं हम, पहले है वो x का मान और बाद में लेते हैं y का मान। तो x का मान 0 है और y का मान कितना है मित्रों, यहाँ पर y का मान है 2 और इसको जब हम रखेंगे और रखने पर ये आ जाएगा 0 माइनस 4 बराबर 4। तो माइनस 4 और 4 क्या बराबर होता है क्या, नहीं होगा, मतलब ये हल नहीं होगा मित्र। फिर देखेंगे 4 0। अब इस बार क्या दे दिया, इस बार दे दिया 4 0। क्या दे दिया मित्रों, 4 0 और 4 0 है, इसके लिए देखेंगे और इसके लिए देखते हैं। 4 और 0 और 4 0 के लिए x का मान 4 और y का मान कितना रखेंगे 0 और इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 4, मतलब ये हल होगा। तो ये तो है हल नहीं होगा और ये क्या होगा मित्रों, हल होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो अगला है और अगला क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। आगे कह रहा है ये k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, जबकि समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर k। यहाँ x बराबर तो 2 दे रखा है और y बराबर 1 है। इनके मान हम रखते जाएंगे और इनके मान जैसे ही हम रखेंगे 2, x की जगह 2 रख दिया और y की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो हम k का मान आसानी से याद कर देंगे। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, मतलब k का मान आ गया 7। k का मान कितना आ जाएगा मित्रों, 7 हो जाएगा। अब हम आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं और आगे जो प्रश्न है वो एक रेखा दे रखी है जिसपे 4 बिंदु ए बी सी डी दर्शा रखा है और ये कह रहा है यदि ए सी बराबर बी डी है। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 3 अलग अलग प्रश्न हैं। मैं पहले वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यदि इसने कह रखा है ए सी बराबर बी डी है, ये दिया गया है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मित्रों ए बी बराबर सी डी। इसको हम हल करेंगे और हल जब करेंगे तो इसमें हम देखेंगे ए सी बराबर क्या दे रखा है, बी डी दे रखा है। अब हम ये जानते हैं यूक्लिड ने ये कहा है कि दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ो, समान जोड़ रहे हो तो भी वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, अगर वो पहले से ही क्या है, बराबर। और ये पहले से ही बराबर है और इसमें हमने जब ये ए सी बराबर बी डी दे रखा है और इसमें मैं अगर देखो ये ए सी और बी डी दे रखा है और मेरे को सिद्ध करना है ए बी। ए सी है, इसमें से ए बी लाना है तो मैं घटाऊंगा। तो हम ये भी जानते हैं कि यदि समान संख्याएं हैं और उनमें से अगर हम समान घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। और मैं इन दोनों में से बी सी घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में से BC घटाने पर। और जैसे ही हमने BC घटाया तो इसको हमने दर्शा दिया AC में से BC घटा दो और BD में से भी क्या घटा दो मित्रों, BC घटा दो। अब ये देखिए AC है और AC में से अगर मैंने BC घटा दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा मित्रों, AB प्राप्त होगा। और BD है, BD में से मैंने BC घटा दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, CD। और इस प्रकार हमारा ये हल हो जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और आगे जो प्रश्न है वो कह रहा है दो बिंदु
दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम अलग अलग दो भिन्न बिंदु ले लेते हैं, 1 और 2, और इनसे जितनी रेखा खींचाएं तो केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। कितना आएगा मित्रों? 1 आएगा कि एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं। अब एक बिंदु लेते हैं और इससे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसको देखें तो ये बताइए हम इससे कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इसमें जो आएगा मित्रों वो आएगा अनंत। क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा मित्रों? अनंत आएगा। दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु से जो कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। आगे है, और आगे है देखिए रेखा गणित का प्रश्न है। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूं फिर देखें, देखिए मित्रों इसको पहले समझेंगे और फिर हम जानेंगे क्या कह रहा है ये। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाएं एक्स वाई, ये रेखा है एक्स वाई है, और एम एन, ये एम और एन है। बिंदु ओ पर, बिंदु क्या है? ओ है। इस पर आपस में क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। ये रेखा है, ये रेखा ओ पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। यदि पी ओ वाई, पी ओ वाई कितना दे रखा है मित्रों? 90 डिग्री दे रखा है, और ए अनुपात बी, ये दोनों हैं, ये कितने किस अनुपात में है? 2:3 में है। तो सी ज्ञात है। दिया गया है, क्या दिया गया है मित्रों? अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। देखिए क्या दिया गया है, तो दिया गया है, और क्या दिया गया है? पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है मित्रों? 2:3। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी अनुपात आता है और अनुपात हटाते हैं तो कुछ अचर राशि, और यहाँ पर मैंने अचर राशि x मान ली। क्या मान ली? x। तो मान लिया a का मान 2x और b का मान 3x। क्या मान लिया? 2x और 3x। तो अनुपात हटाएंगे और x लगाएंगे। फिर आगे ये कह रहा है c का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है मित्रों? c का। हम ये जानते हैं कि जो ये दोनों है, ए अनुपात बी है, या तीनों को लें तो ये सरल रखिए, एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है। एक क्या है मित्रों? सरल रेखा है। और हम जानते हैं सरल रेखीय जो सरल रेखा है उनके सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180। चूंकि कोण पी ओ वाई बराबर कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री इसमें रख देंगे, और ए की जगह कितना दे रखा है? कोण ए बराबर 2x, और कोण बी बराबर कितना दे रखा है? 3x। क्या दे रखा है? 3x दे रखा है। तो इनके मान हम रखेंगे, ए की जगह रखेंगे मित्रों 2x, बी की जगह 3x, और इसकी जगह 90, और यहां से x का मान निकालेंगे। 3x और 2x 5x बराबर 180, और 90 को इस साइड लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। या 180 से 90 गया तो 90, या x बराबर कितना हो जाएगा? 90/5 18। तो यहां से b का जो मान है, b का मान कितना है? 3x, 3 और x का मान है 18, और 18 कितना हो गया मित्रों? 54 डिग्री। ये b का मान आया है। किसका मान आया है? b का मान। और यहां पर ये पूछ रहा है c का मान। तो हम जानते हैं एम ओ एन बी एक क्या है? सरल रेखा है। एम ओ एन बी क्या है मित्रों? सरल रेखा है। और ये सरल रेखा है तो हम इसको भी हल कर लेंगे। हम देख रहे हैं एम ओ एन है, एक क्या है? सरल रेखा है। एक सरल रेखा है, और सरल रेखा है, और सरल रेखा का जो कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म है, वो कितना होता है?
कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 रैखिक कोण युग्म। और इस स्थिति में बी का मान हमें पता है 54 है और सी का मान हम ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए 180 में से 54 घटा देंगे और 180 में से 54 गए तो 126 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सी है, इसका मान कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। एक बार इसे उतारिए मित्रों, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए, आगे फिर से रेखा गणित का प्रश्न है कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है जिसका ओ आर पी क्यू पर लंब है, और लंब है मतलब ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। किरणों ओपी और ओ आर के मध्य में ओ एस एक अन्य किरण है, ये जा रही है, तो सिद्ध कीजिए आर ओ एस। ये आर ओ एस है, ये 1/2 क्यू ओ एस ये पूरा, और पी ओ एस इसका 1/2 होता है। अब हम ये जानते हैं, पहले तो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि आर ओ क्यू है, ये कितना है मित्रों, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं। अब सिद्ध करते हैं। अच्छा, सिद्ध करना है, ये लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है उसको लिखो, तो आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, तो हम हल या उत्पत्ति लिख देंगे और इसके हल करते हुए और हल के लिए हम जानते हैं, देखो पी ओ क्यू एक क्या है, सरल रेखा है, अतः इनके कोणों का युग्म कितना होगा, 180। तो यहां से पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू बराबर कितना होगा, 180। अब आर ओ क्यू का मान कितना दे रखा है, आर ओ क्यू है, इसका मान दे रखा है 90 डिग्री। तो यहां से पी ओ एस प्लस आर ओ एस बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। और इस या आर ओ एस बराबर 90 माइनस पी ओ एस, समीकरण नंबर 1। अब हमने ये देख लिया, आर ओ एस आ गया है, पी ओ एस आ गया। अब क्यू ओ एस इसको शामिल करना है, तो हम ये जान रहे हैं यहां से कि आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा क्यू ओ एस। ये आर ओ एस और ये आर ओ क्यू है, इन दोनों को मिला दे तो हम क्यू ओ एस लिख सकते हैं। अब आर ओ क्यू है, उसका मान कितना दे रखा है, इसका मान है 90 डिग्री। तो यहां से क्यू ओ एस है, इसका मान कितना हो जाएगा, तो आर ओ एस है, इसका मान हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस 90। ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को अगर हम तुलना करेंगे तो आर ओ एस कट जाएगा मित्रों, समान कट जाता है तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं, तो हमको तुलना नहीं करनी क्योंकि आर ओ एस को बचा के रखना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को जब भी इस प्रकार के समीकरण हैं उनको जोड़ते हैं तो LHS में जाता है और RHS में। तो ROS और ROS दोनों जुड़ जाएंगे इधर, तो और इधर हो जाएंगे 90 माइनस POS प्लस QOS माइनस 90। 90 से 90 कैंसिल आउट, तो बताओ 2 कोण ROS बराबर हो जाएगा पहले प्लस को और फिर माइनस को, और यहां से कोण ROS बराबर हो जाएगा 1/2 QOS माइनस POS। और ये हो गया आपका सिद्ध। ये क्या हो गया मित्रों, आपका सिद्ध हो गया है। उतारिए इसको ताकि आगे करें हम। अब आगे देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पी क्यू है वो समांतर है, पी क्यू है वो एस टी के क्या है, समांतर है, और
पी क्यू आर है वो 110 डिग्री है, और आर एस टी ये 130 है। तो क्यू आर एस ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है मित्रों ये। अब इसके लिए क्या करते हैं कि यहां पर भी एक समांतर रेखा खींच लेते हैं। यहां पर भी क्या करते हैं, हम एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, और हमने एक इसके समांतर एक रेखा ये खींच ली। ये इसके जो है वो समांतर हमने एक रेखा खींच ली है मित्रों, ये खींच ली। इसको अगर थोड़ा डार्क करें तो हम थोड़ी डार्क, ये एक समांतर रेखा है, और मैं इसका नाम दे देता हूं एक्स वाई। ये रेखा हमने खींच ली है, इसको रचनात्मक है। तो सबसे पहले दिया गया है, तो क्या क्या दिया गया है उसको देखेंगे। दिया गया है, और क्या क्या दिया गया है, पी क्यू है वो समांतर है एस टी के, और पी क्यू आर है ये 110 डिग्री, और आर एस टी है ये दे रखा है 130 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, और ज्ञात क्या करना है मित्रों, क्यू आर एस का मान। हमने इसमें कुछ रचना की है, और रचना क्या किया है, पी क्यू जो समांतर एस टी है इनके समांतर हमने एक्स वाई खींचा, और जब इनके समांतर खींच दिया तो ये भी है वो पी क्यू और एस टी के समांतर हो गया। और हम जानते हैं, अब इसको हल करेंगे, हम जानते हैं समांतर रेखाओं के अंतःकोणों को योग, हम जानते हैं समांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री है, तो मैं यहां पर इसको थोड़ी देर ए नाम दे देता हूं, इसको बी, और ये अपना क्यू आर एस ही ले लेगा। तो बताओ अंत, ये और ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तब कोण ए प्लस 110 बराबर 180, या कोण ए बराबर 180 माइनस 110, या कोण ए बराबर 70 डिग्री। क्या हो जाएगा मित्रों, 70 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार कोण बी प्लस 130 बराबर 180, ये भी समांतर भुजाएं हैं, और समांतर भुजाओं के अंतःकोण का योग कितना होता है मित्रों 180 होता है। और यहां से कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, या कोण बी बराबर हो जाएगा 50। ये एक, और इसको नाम दे देता हूं 2। अब ये देखो कि एक्स आर वाई एक सरल रेखा है, एक क्या है, सरल रेखा है, और सरल रेखा का जो मान होता है वो कितना होता है, उनके कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180। मतलब कोण ए प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण बी बराबर 180। कोण ए है, इसका मान है मित्रों 70, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान 50 और बराबर में 180। तो क्यू आर एस प्लस 70 और 50 120 बराबर 180, या क्यू आर एस बराबर हो गया 180 माइनस 120, क्यू आर एस बराबर हो गया 60। तो क्यू आर एस का मान कितना हो जाएगा मित्रों 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको कर लिया है। उतारिए इसको। आगे देखते हैं, और आगे भी कुछ इसी प्रकार का एक सवाल और दे रखा है कि ए बी है, ए बी है, ए बी है वो सी डी के क्या है मित्रों समांतर है, और ए पी क्यू, ए पी क्यू ये 50 डिग्री दे रखा है। तो पहले दिया गया है, सबसे पहले देखो इसको करने का तरीका भी यही है, सबसे पहले दिया गया है लिखो, फिर क्या ज्ञात करना है, फिर रचना, और उसके बाद इसको हल करेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप इसको लिखने का तरीका होता है, और जब आप बोर्ड की परीक्षा एफर्ट करोगे तो उसमें लिखने का तरीके का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो ए बी है वो समांतर है सी डी के, ये भी दिया गया है, और ए पी क्यू है ये कितना है 50, और पी आर डी है
ये कितना है 127 ये दिया गया है। और ये कह रहा है कोण x, अब क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है मित्रों, कोण x और कोण y, इनके मान क्या क्या होंगे ये हमें ज्ञात करने हैं। अब हम इसको हल करेंगे, और हल देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये और ये समांतर रेखा है, और हम जानते हैं समांतर रेखाओं के जो एकांतर कोण हैं वो क्या होते हैं मित्रों, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। समांतर रेखाओं के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, अतः देखिए ये पूरी समांतर रेखा है, इसका ये भाग है, तो कोण x बराबर 50 होगा एकांतर, और वो भी किसके, समांतर भुजाओं के एकांतर को। x का मान आ गया। अब y का मान है, तो फिर से देखिए इसी प्रकार करते हुए हम लिख देंगे कोण 50 प्लस कोण y बराबर 127। ये भी क्या है, समांतर भुजाओं के एकांतर। ये देखिए मित्रों, ये समांतर भुजा है, तो ये पूरा कोण और ये पूरा जो कोण है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण होंगे ये, और एकांतर कोण है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया कि 50 डिग्री प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा, कोण y बराबर 127 डिग्री, और यहां से कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 127 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 177, सॉरी 77, कितना हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 77, y का मान हो जाएगा 77 डिग्री। x और y का मान पूछ रहा है, और x और y का मान कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा मित्रों। अब आगे देखते हैं, इसको एक अन्य नियम से भी कर सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान यह है, तो उस कोण के अंतः कोण को छोड़कर अन्य दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 127, x का मान 50 है, तो यहां से y का मान 127 माइनस 50 करेंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। उतारो इसको, चले आगे, और आगे देखिए, आगे भी एक क्वेश्चन दे रखा है। एक रेखाखंड है AB, ये रेखाखंड AB दे रखा है, पर ये AD और BC दो बराबर लंब है, ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है। तो सबसे पहले ये उतारते हैं, दिया गया है AD बराबर तो क्या है BC, और AD लंब है किस पर, AB पर, तथा BC है वो भी लंब है किस पर, AB पर। ये दो बात है और लंब है, तो कोण A बराबर भी कितना हो गया 90 डिग्री, कोण B बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया है। कोण A बराबर भी 90 डिग्री, कोण B बराबर भी 90 डिग्री। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि जो CD है रेखाखंड AB को संधिभाजित करती है। तो ये CD है, ये इस O बिंदु पर आ रही है AB से, और O बिंदु पर है तो इसको संधिभाजित करती है। मतलब सिद्ध करना है कि OB बराबर OA, ये सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि ये कह रहा है कि CD है बिंदु O पर AB को क्या करता है, संधिभाजित करता है, और संधिभाजित मतलब बराबर भागों में समद्विभाजित, समान द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में बांटती है। तो OB बराबर OA सिद्ध करना है। तो मतलब इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, और जब भी त्रिभुज दे रखे हैं और बराबर सिद्ध करना है तो एक ही नियम आता है, और वो आता है सर्वांग समता।
तो हम इसमें सर्वांग समता की सहायता से इनको सिद्ध करेंगे। और इसमें हम ले लेते हैं त्रिभुज ओ ए डी, वह हल कर रहे हैं त्रिभुज ओ ए डी व त्रिभुज ओ बी सी में। ओ बी सी में देखिए ए डी बराबर तो दे रखा है बी सी, दिया गया है। इसका रीजन जरूर मेंशन करना है ब्रैकेट में, ये ध्यान रखना है, दिया गया। और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ये भी क्योंकि लंब है और लंब है मतलब ये भी दिया गया, हमने पहले ही इसको लिख दिया। अब दो बातें तो लगभग सामान्यतः समय दे देता है और तीसरी बात है वो हमें ढूंढनी होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों, ये या तो ये मान लेते हैं कि ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, तो ये समांतर है, और समांतर है तो ये और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। लेकिन उससे बेस्ट ये है अगर मैं इसको कोण एक नाम दूं और इसको कोण दो नाम दूं तो ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं, और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं मतलब ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण है वो हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं मित्रों हमेशा बराबर होते हैं। तो हमने तीन बात बराबर कर लिया है, तो ये कोण और ये भुजा, तो एक नियम लग गया ए एस सर्वांग समता से ए एस सर्वांग समता से यहां पर दोनों त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम हो जाएगा ओ बी सी, और ये सर्वांग सम हो गए तो बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी का मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। या तो ये लिख दो या शॉर्ट में बाय सीपीसीटी आप लिख सकते हो। तो हमने ये देख लिया कि इस त्रिभुज की ये भुजा ओ ए और इस त्रिभुज की ओ बी भुजा आपस में संगत भुजाएं हैं। ओ ए और ओ बी आपस में क्या है संगत भुजाएं हैं। अतः यह सर्वांग समता नियम से दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगी। और बराबर हो गई अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ बराबर हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ कि बराबर हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों, इसका अर्थ हुआ अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं क्या कहेंगे कि ए बी का समद्विभाजक बिंदु वो है जो कि सी डी का भी एक बिंदु, और इसका बिंदु है अर्थात सी डी है वो ए बी को क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। बिल्कुल इजी है, सर्वांग समता नियम है और सर्वांग समता नियम से इसको हल करना है। उतारिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक दो प्रश्न हो रहे हैं इनको हम कर देते हैं मित्रों। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। सिद्ध करना है, देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की दिया गया है। पहले चित्र बनाते हैं और चित्र की सहायता से इसको समझते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी, इसके बराबर कोण मान लेते हैं। कोण बी और कोण सी क्या है बराबर है, तो दिया गया है कोण बी बराबर कोण सी की सम्मुख भुजा, इसकी भुजाई है और इसकी भुजाई है, सिद्ध करना है और सिद्ध क्या करना है ए बी बराबर ए सी। अब जब भी एक ही त्रिभुज दे रखा है और उसको सिद्ध करना है बराबर, तो यहाँ पर मित्रों वही हम रचना करेंगे और रचना की सहायता से दो तुलनात्मक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं ए से बी सी पर लंब डालते हैं। क्या डालते हैं लंब डालते हैं। तो हमने क्या किया ए डी है वो लंब डाल दिया बी सी, और इस पे जैसे ही लंब डाल दिया तो कोण
इसको 1 और इसको कोण 2 दे देता हूं। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या डाल दिया, इस पे लंब डाल दिया है। हल करते हैं। तो दोनों त्रिभुज लेंगे ए डी बी व त्रिभुज ए सी डी में। इसमें कोण बी बराबर क्या दे रखा है मित्रों, कोण सी दे रखा है। कोण बी बराबर क्या दे रखा है, कोण सी दिया गया। इसके अलावा कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री रचना से, और एडी बराबर एडी है, ये उभयनिष्ठ हो गया, और ये भी हमने रचना से प्राप्त किया था। तो यहां पर भी 3, ये कोण और ये भुजा, और यहां पर फिर से कौन सा नियम लग गया, ए एस सर्वांग समता नियम से, और ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा ए डी सी, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर, मतलब बाय एसिपिसिटी संगत भुजाएं ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे मित्रों, बराबर हो जाएंगे। मतलब पिछला जो क्वेश्चन है वैसा ही ये प्रश्न है, जल्दी से उतारिए मित्रों।